शुरुआत करते हैं एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे की एक बार फिर से दी हुई हेट स्पीच से भड़काऊ बयान दिया है। ये खबर आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां रोड रेज की एक वारदात की सीसीटीवी फुटेज वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक लड़का दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल को पीटता हुआ दिख रहा है। घटना बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके की कल शाम की है। विजिलेंस डिपार्टमेंट में तैनात कांस्टेबल अपनी गाड़ी से जा रहा था, तभी साइड देने को लेकर कुछ लड़कों से उसकी कहासुनी हो गई। इसी बात पर सिम्मी नाम के युवक ने कांस्टेबल को पहले तो कॉलर पकड़कर उसकी गाड़ी से बाहर खींचा, फिर हाथापाई करने लगा। इतना नहीं, अपने साथियों के साथ मिलकर सिम्मी ने कांस्टेबल की वर्दी भी फाड़ दी। इस बीच वारदात की जानकारी मिलने पर सिम्मी के परिवार की महिलाएं मौके पर पहुंच गई। कांस्टेबल हालांकि छुड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन मौके पर खड़ी भीड़ तमाशबीन बनी रही। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि आगे बढ़कर मदद करे। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के भड़काऊ बयान की जांच कराएगी। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री राम शिंदे ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है और कानून अपने हाथ में वो नहीं ले सकता, और अगर कोई भी कानून तोड़ने की कोशिश करता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो नए परमिट वाले ऑटो रिक्शा में आग लगा दें। राज ठाकरे ने आरोप लगाया है कि फडणवीस सरकार गैर मराठियों को 70% से ज्यादा ऑटो परमिट दे रही है। ऐसे में नए ऑटो को जला देना चाहिए। वहीं राज ठाकरे के इस बयान की जांच में पुलिस अब जुट गई है। निश्चित तौर से ये महाराष्ट्र में कानून है। कोई भी आदमी कानून हाथ में लेके वो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू नहीं पैदा कर सकता है, और कर देंगे तो कानून अपना काम करेगा, जरूर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और उस दौरान जो स्पीच हुआ है उनका भी हम पूरी तरह से जांच कर रहे हैं। और अब आपको सुनाते हैं कि राज ठाकरे ने अपने भड़काऊ बयान में कहा क्या है। या जर रस्त्यावरती आल्या, गिरायकांना बाहेर काढायचं, ड्रायव्हरला बाहेर काढायचं आणि जाळायच्या। अस्तित्व बचाने के लिए गुंडागर्दी कब तक? त्याशिवाय ही माणसं वट्टीवरती येणार नाहीत। जहरीले बयानों की राजनीति क्यों? आम्ही जे मराठी माणसाबद्दल बोलतोय ना, ते खरं पोट तिडकीने बोलतोय। तुमच्यावर का खोटा पुळका आणून बोलत नाही होत आम्ही। हिंदी भाषियों के खिलाफ फिर भड़काऊ भाषण। या जर रस्त्यावरती आल्या, गिरायकांना बाहेर काढायचं, ड्रायव्हरला बाहेर काढायचं आणि जाळायच्या। आग लगाओ, हिंसा फैलाओ वाली राजनीति। महाराष्ट्र में अपनी पार्टी एमएनएस का अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद में जुटे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक बार फिर अपने कार्यकर्ताओं से हिंसा का रास्ता अपनाने को कहा है। मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 10वें स्थापना दिवस समारोह में राज ठाकरे ने खुलेआम एक बार फिर हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ जहर उगला। राज ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि नए परमिट वाले ऑटो रिक्शा को जला डालें। उनके मुताबिक नए परमिट दूसरे राज्यों से आए लोगों को दिए जा रहे हैं, इसलिए ऐसा करना जरूरी है। नवीन रिक्षा, नवीन परवाने मिळालेल्या रिक्षा, नवीन नंबर प्लेट असलेल्या रिक्षा या जर रस्त्यावरती आल्या, गिरायकांना बाहेर काढायचं, ड्रायव्हरला बाहेर काढायचं आणि जाळायच्या। राज ठाकरे इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि नए परमिट वाले ऑटो से पहले ड्राइवर और यात्रियों को बाहर निकालो और फिर ऑटो में आग लगा दो। नवीन रिक्षा, नवीन परवाने मिळालेल्या रिक्षा, नवीन नंबर प्लेट असलेल्या रिक्षा या जर रस्त्यावरती आल्या, गिरायकांना बाहेर काढायचं, ड्रायव्हरला बाहेर काढायचं आणि जाळायच्या। त्याशिवाय ही माणसं वट्टीवरती येणार नाहीत। अपने भाषण के दौरान एमएनएस अध्यक्ष ने फडणवीस सरकार पर भी निशाना साधा है। सरकार की ओर से 70,000 नए ऑटो परमिट दिए जाने हैं। इनमें 72% परमिट दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को देने की तैयारी चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इसके पीछे बजाज कंपनी के मालिक राहुल बजाज को फायदा पहुंचा रही है।
तुम्हाला रिक्षांचे परवाने द्यावे लागतील लगेच इंटरव्ह्यू लगेच या सगळ्या गोष्टी कशासाठी चालू आहेत. आता मला आज कळलं की 1190 कोटी रुपयांचा व्यवहार होणार आहे. काय फरक आहे तुमच्यात आणि काँग्रेसवाल्यांमध्ये. तुम्हाला या मराठी मुलांशी काही महाराष्ट्राची देणं घेणं नाहीये. तुम्हाला फक्त राहुल बजाज मधल्या येणाऱ्या पैशाची मतलब आहे तुम्हाला. हे असं राज्य चालवणार आहे. आता काय झालं हे मी तुम्हाला सांगितलं. वहीं मुंबई पुलिस भी एमएनएस अध्यक्ष के इस बयान के बाद हरकत में आ गई है. उसके मुताबिक हम पूरा भाषण सुनेंगे और अगर भाषण कानून तोड़ने वाला हुआ तो वो दोषी के खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे. लेकिन इस तरह के भाषण के बाद अब महाराष्ट्र में एक बार फिर गैर मराठियों की सुरक्षा पर सवाल उठ गए हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इस हिंसक पार्टी के कार्यकर्ता पहले भी हिंदी भाषियों के खिलाफ हिंसक व्यवहार अपना चुके हैं. आदित्य तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया. और इस बयान का विरोध भी शुरू हो गया. मुंबई में स्वाभिमान टैक्सी रिक्शा संगठन के अध्यक्ष के तिवारी ने राज ठाकरे पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा पुलिस को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. महाराष्ट्र की सरकार बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, जो लोग मराठी हैं उनके विकास को लेकर के, और पूरे महाराष्ट्र में शांति और महाराष्ट्रियों के समृद्धि के लिए काम कर रही है. मुझे लगता है कि उस काम में जो महाराष्ट्र में प्रोग्रेस है, उस प्रोग्रेस के रास्ते में किसी तरह का फंदा लगाने की कोशिश में कोई सफल नहीं हो पाएगा. राज ठाकरे जी को एक चीज फिर से बता रहा हूं मैं, ये हिंदुस्तान कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतवासियों का है, तुम्हारा और तुम्हारे पार्टी की जागीर नहीं है. कौन वहां चलेगा कौन नहीं चलेगा, हर हिंदुस्तानी पूरे देश के जर्रे जर्रे पर अपना रोजगार करने के लिए स्वतंत्र है. अब जाहिर सी बात है, बयान क्योंकि एक राजनेता का आया तो इस पर राजनीति होनी लाजमी थी, तो राजनीतिक बयान भी इस पर आने लग गए और भी पार्टियों के बयान आया. आइए सुनते हैं. चुनाव में हुई पराजय से बौखलाकर श्री राज ठाकरे उत्तर भारतीय गरीब लोगों के खिलाफ इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं और उनको उकसा रहे हैं, और राज्य सरकार सब चीज़ों पर मौन रखे हुए. यहाँ पर क्योंकि बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करे. मराठी अस्मिता के बहाने नफरत की राजनीति करने वाले राज ठाकरे के लिए अब सवाल अस्तित्व बचाने का है, क्योंकि अस्तित्व बचाने के लिए खुद को चर्चा में बनाए रखना जरूरी है. और खुद को चर्चा में बनाए रखने के लिए ही राज ठाकरे ने हिंसा की राजनीति का सहारा लिया है, जिसके चलते उनकी पार्टी एमएनएस विधानसभा चुनाव में एक सीट भी नहीं जीत पाई. हिंसा, दबंगई, तोड़फोड़, गुंडागर्दी और लोगों से मारपीट, यही है एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की राजनीति. नवीन रिक्षा, नवीन परवाने मिळालेल्या रिक्षा, नवीन नंबर प्लेट असलेल्या रिक्षा या जर रस्त्यावरती आल्या, गिरायकांना बाहेर काढायचं, ड्रायव्हरला बाहेर काढायचं आणि जाळायच्या. और गुंडागर्दी की यही राजनीति अब राज ठाकरे के लिए अस्तित्व बचाने की लड़ाई बन चुकी है. जिस मन की राजनीति करते हुए राज ठाकरे ने एमएनएस को मनमानी का रास्ता दिखाया, वो साबित कर चुकी है कि राज ठाकरे राजनीति के माहिर खिलाड़ी नहीं हैं. हम बहुत बार टोल का मुद्दा लेकर कोर्ट गए हैं. मैं कहता हूं कि आज से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कोई पदाधिकारी टोल नहीं भरे. इनको ऐसे समझ में नहीं आएगा. कोई रोके तो तोड़ देना, लेकिन टोल हरगिज मत देना. फिर चाहे रास्ता बंद हो जाए या जाम लग जाए, लेकिन टोल नहीं चुकाना. राज ठाकरे की राजनीति अब तक उस सोच से बाहर नहीं निकल पाई है, जिस पर खुद बाला साहेब दशकों पहले नर्म पड़ चुके थे. लेकिन एमएनएस बनाकर राज ठाकरे ने दबंगई की राजनीति तेज की. उत्तर भारतीयों पर हमले किए, छठ पूजा के नाम पर मुंबई में लोगों को धमकाया गया, टोल बूथ पर हमले करके मराठियों का दिल जीतने की कोशिश हुई.
लेकिन क्षेत्रवाद के बहाने स्वार्थ की राजनीति राज ठाकरे को हाशिए पर ले आई। 2006 में बाला साहेब के खिलाफ होकर एमएनएस बनाने वाले राज ठाकरे जितनी तेजी से उभरे उतनी ही तेजी से डूबे भी। 2009 के विधानसभा चुनाव में पहली बार शामिल होकर एमएनएस ने 13 सीटें जीती, नासिक महापालिका पर कब्जा भी जमाया था। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में जहां एमएनएस प्रत्याशियों की जमानतें तक जब्त हो गई, वहीं विधानसभा चुनाव में एमएनएस एक भी सीट नहीं जीत पाई। और 2014 के चुनाव में बुरी हार के बाद महीनों तक लुप्त राज ठाकरे सामने आए, तो फिर उसी नफरत और हिंसा की राजनीति के सहारे, जिसे महाराष्ट्र की जनता काफी पहले नकार चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रुक करते हैं लोकसभा का, जहां इशरत जहां को लेकर के आज चर्चा हो रही है। इशरत जहां एनकाउंटर केस में राजनाथ सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि लोकसभा में उन्होंने ये कहा कि इशरत जहां केस के कुछ दस्तावेज हमें गायब मिले हैं, ये दस्तावेज गायब हो गए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि 18 सितंबर 2009 को गृह सचिव की लिखी चिट्ठी नहीं मिल रही है। ये चिट्ठी गृह सचिव ने अटॉर्नी जनरल को लिखी थी। होम सेक्रेटरी के दो पत्र, होम सेक्रेटरी के दो पत्र जो अटॉर्नी जनरल बनावटी को लिखे थे, वह आज भी उपलब्ध नहीं है। और 18/9/2009 को वह पत्र लिखे गए और 23/9/2009 उस समय के होम सेक्रेटरी ने अटॉर्नी जनरल को लिखा था। जो पत्र लिखा था वह भी उपलब्ध नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने जिस एफिडेविट की वेटिंग की थी वह भी उपलब्ध नहीं है। जो ड्राफ्ट अटॉर्नी जनरल से आया सेकंड एफिडेविट का, उसमें भी कुछ करेक्शन किए गए, उसकी भी कॉपी इस समय उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि तत्कालीन गुजरात सरकार को फंसाने के लिए सारी साजिश रची गई थी। फ्लिप फ्लॉप हुआ है, यह कहने में मुझे पहले गुजरात हाई कोर्ट में इशरत जहां को एलईसी का एसोसिएट बताया जाता है और 1 माह के भीतर ही एक एडिशनल एफिडेविट फाइल की जाती है तथा जो भी तथ्य हैं उनको एक नया डायमेंशन दे दिया जाता है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लगता है कि सेकंड एफिडेविट में जो भी बातें कही गई हैं उसमें इस तथ्य को कमजोर करने की कोशिश की गई है कि वह इशरत जहां एलईटी ऑपरेटिव थी। उसमें तो यह कहा गया पहली एफिडेविट पे इशरत जहां एलईटी ऑपरेटिव थी और यह कहते हुए कि आईबी की रिपोर्ट कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है। और यह बात जो है फिर दूसरी रिपोर्ट में कही गई है। अध्यक्ष महोदय, लगता है कि तत्कालीन गुजरात सरकार को बदनाम करने के लिए और उस समय के वहां के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, उन्हें फंसाने के लिए एक और अपने अन्य जो लोग वहां थे उनको फंसाने के लिए एक प्रकार की यह गहरी